Good morning, ninth class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on our chapter number 1 of history, the French Revolution. So we have already had a brief idea कि ये main event क्या था, and then उसके बाद हमने ये भी समझ लिया है कि जो उसके रीजंस थे, ऑब्वियसली वो भी कोई छोटे मोटे रीजंस नहीं होंगे. Reasons will be many and will be very important one as well. Okay, so we know that these, you can say, जो causes हैं, they were somewhat very big and also you can say बहुत सालों से जो है कॉमन पीपल जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स, जिसके कारण समवेयर ये आउटब्रेक होगा रेवोल्यूशन का. सो वी हैव सीन अबाउट फ्यू कॉजेज, जिसमें हमने पॉलिटिकल कॉजेज पढ़ लिए हैं, हमने सोशल कॉजेज पढ़ लिए हैं. वी हैव सीन कमिंग ऑफ द मिडिल क्लास, द फिलोसोफर्स, the problem, financial and economic problem that the people were also facing. Okay, and in our previous class we studied कि क्या जो philosophers थे उनका क्या रोल था मिडिल क्लास और philosophers का. So now we move on to the next part. Now when we are somewhat clear with the causes, now we are in a better position to understand कि ये French Revolution जो है ये क्यों हुआ था. तो अब देखते हैं कि what happened finally which led to this revolution. अब क्या हुआ, हमने अभी तक इतना तो अच्छे से समझ आ गया है हमें कि क्योंकि इतने सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, इसीलिए किंग लुई 16 जो है उनको लगा कि अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरे पास और वो है कि मुझे टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी सॉल्व हो सकेगी. ओके, बट अगेन इसमें एज आई सेड, आई थिंक इन आवर प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू कि उनका टैक्स बढ़ाने का थोड़ा अलग सिस्टम था. जो ओल्ड रेजीम थी, ओल्ड रेजीम मतलब 1789 से पहले जो रूल चल रहा था फ्रांस में, उसको ओल्ड रेजीम बोलते हैं. तो जो ओल्ड रेजीम था उसमें ये सिस्टम था कि जो मोनार्क है वो अपने आप टैक्सेस जो है बढ़ा नहीं सकता, इसके लिए उसको मीटिंग बुलानी पड़ती है. और मीटिंग किसकी बुलानी पड़ती है? एस्टेट जनरल. एस्टेट जनरल था क्या? बेसिकली एक पॉलिटिकल बॉडी थी, मतलब असेंबली जो होती है ना उस टाइप से थी. तो एस्टेट जनरल बुलाई गई, पॉलिटिकल बॉडी, जिसमें तीनों एस्टेट्स हमने पढ़ा था, 3 एस्टेट्स, द क्लर्जी, द नोबिलिटी एंड द कॉमन पीपल, है ना. तो ये जो तीनों एस्टेट है, इनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है असेंबली में और फिर वोटिंग होती है. वोटिंग किस लिए होती है? कि टैक्सेस बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने. ठीक है, बट अगेन इट इज नॉट दैट सिंपल. लेट अस अंडरस्टैंड इट मोर. सो मोनार्क जो है वो अकेले डिसाइड नहीं कर सकते कि मीटिंग बुलानी है या ऐसे करके. बेसिकली पूरा ये इनका पूरा जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग मोनार्क और उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, द स्टेट, सब लोग फाइनली मिलके एक मीटिंग बुलाते हैं. सो जस्ट इमेजिन, अभी तो ये 1789 में बुलाएंगे मीटिंग, उससे पहले लास्ट मीटिंग हुई थी 1614 में. जस्ट इमेजिन 1614, यानी द यू कैन से जो मीटिंग हुई थी एस्टेट जनरल की वो 1614 में हुई और अब किसमें हुई? 1789. So you can imagine the difference. Okay, that means more than a century. Okay, so that means clearly हम ये देख सकते हैं कि जो assembly है, it was called after such a huge span of time. Okay, so अब क्या हुआ, और वो भी क्यों बुलाई है इतने सालों बाद इन्होंने इतने सालों बाद इसीलिए बुलाई है बिकॉज इनको टैक्सेस बढ़ाने. So now what happened on 5th May 1789, लुई 16 ने सबको साथ में बुलाया असेंबली ऑफ एस्टेट जनरल में और बोला कि वी वांट टू पास द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस. ठीक है, जो वर्सेल्स का हॉल था
उसमें सबको बुलाया गया, प्रिपेयर्ड द होस्ट द डेलीगेट्स, मतलब आए और सब लोग फाइनली डिसाइड करेंगे कि टैक्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब देखो क्या सिस्टम था। पहली चीज तो सोचो लोग कैसे आए थे। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे दोनों के, ठीक है, 300। और ये जो है इनको बैठने की जगह मिली थी। दे वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन बोथ द साइड्स। और सोचो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स किसके थे? 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे हमारे थर्ड स्टेट के। सो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो पीछे खड़े थे। सो इसी से अपने को पता चल जाता है कि उनकी जो सोशल स्टेटस थी वो क्या थी। अब क्या हुआ कि ये 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट के पीछे दे वर ओनली स्टैंडिंग। थर्ड स्टेट में कौन से मेंबर्स थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे थर्ड स्टेट को? सिर्फ प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स। यानी थर्ड स्टेट में पीजेंट्स, आर्टिजन्स और विमेन को अलाउड ही नहीं था टू बेसिकली एंटर द असेंबली। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, सेकेंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव 300 600 थे थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स ही थे। और पूरे सारे जितने भी लोग आए थे उनमें पीजेंट्स अलाउड नहीं थे, आर्टिजन्स और विमेन असेंबली में एंट्री ही नहीं थी। अब क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन्होंने अपनी डिमांड्स जो है वो 40,000 लेटर्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू राजा को भेजी कि देखिए हमें ये वाली प्रॉब्लम्स है, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो द किंग ऑब्वियसली डिड नॉट गिव दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। वोटिंग जो है इतनी सिंपल नहीं होती थी कि 300 उसके हैं, 300 सेकेंड स्टेट के और 600 अगर सब लोग वोट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा समवॉट, है ना। फर्स्ट और सेकेंड एक साथ दे देंगे एक टाइप का वोट और थर्ड स्टेट वाले दे देंगे, नहीं तो कैसे होगा। बट इनके वोटिंग का सिस्टम वो नहीं था। इनका वोटिंग का सिस्टम क्या था? इनका वोटिंग का सिस्टम था कि हर एक स्टेट जो है उसके पास एक वोट था। दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट स्टेट है उसका 1 वोट है, सेकेंड स्टेट का भी 1 वोट है और जो हमारा थर्ड स्टेट है उसका भी 1 वोट है। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो जब प्रपोजल आएगा तो जो फर्स्ट स्टेट है दे विल हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनको तो टैक्स देना ही नहीं है। तो इफ द टैक्सेस आर इंक्रीज दे विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, दे विल से यस इंक्रीज द टैक्सेस। सेकेंड स्टेट क्या बोलेगा? ऑब्वियसली इंक्रीज द टैक्सेस अगेन, दे डोंट हैव टू पे द टैक्सेस। सेकेंड स्टेट ने भी बोल दिया हाँ। थर्ड स्टेट अकेला बोल रहा है बिकॉज उनको करने हैं टैक्सेस पे, वो बोल रहे हैं नहीं हम नहीं चाहते कि टैक्सेस इंक्रीज हो। तो जब कैलकुलेशन होगी तो क्या होगा? 2 वर्सेस 1, यानी किसकी बात सुनी जाएगी? फर्स्ट और सेकेंड स्टेट की। यानी कि क्या कर देंगे? टैक्स बढ़ा देंगे। तो ये तो गलत है, जबकि जो कंट्री है, जो एरिया है उसमें पॉपुलेशन थर्ड स्टेट की ज्यादा है। कंट्री भी छोड़ो, जो रिप्रेजेंटेटिव भी आया अगर वो भी देख लो तो 300 और 600 है। तो हाउ कैन यू से कि फर्स्ट स्टेट का भी हमारा 1 वोट है, सेकेंड स्टेट का भी हमारा 1 वोट है और थर्ड स्टेट का भी हमारा 1 वोट है। तो इफ यू डू लाइक दिस कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट जो है सबका 1 ही वोट है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इट इज सिंपल कि टैक्स जो है वो इंक्रीज ही होगा। सो नाउ द थर्ड स्टेट पीपल सेड दैट वी आर नॉट बेसिकली एग्रीइंग टू दिस थिंग, जो भी आप ये चीज बोल रहे हो हम इसको नहीं मानेंगे। व्हाई? बिकॉज ये बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली जो सिस्टम है वोटिंग का वो क्या होना चाहिए? 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए। ये जो हम बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेट का 1 वोट, सेकेंड का 1 वोट और थर्ड का 1 वोट, ये नहीं होना चाहिए।
इसकी जगह क्या होना चाहिए, इसकी जगह होना चाहिए हमारा 1 person 1 वोट। तभी क्या होगा, हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। So obviously the third state representative demanded individual voting rights and somewhere they said that obviously क्या होना चाहिए, each member should have 1 vote. ओके यही भाई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, जो हम बोलेंगे कि जो अभी जो हमने फिलोसोफर्स डिस्कस किए थे इन आवर लास्ट क्लास, वो भी ऐसी बातें ही कर रहे थे। रूसो ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही यही बात की। बट दैट इज वाई ये जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स हैं, दे डिमांडेड दैट वोटिंग राइट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ ईच मेंबर 1 वोट। बट ऑब्वियसली ये जो चीज है, ये जो भाई चाहे फिलोसोफर्स ने बोला था, ये जो थर्ड स्टेट डिमांड कर रहे थे, ये चीज किंग ने एक्सेप्ट नहीं की। ऑब्वियसली ही न्यू कि फिर तो टैक्सेस बढ़ नहीं पाएंगे, एंड एनीवेज सोसाइटी वाइज भी दे डिड नॉट गिव दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू थर्ड स्टेट, तो उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। So as soon as the king rejected the proposal, obviously the third state said that now we are not the part of this assembly. When the king rejected this proposal, the members of the third state walked out of the assembly in protest. वो सीधा का सीधा जो असेंबली है उससे है ना बाहर निकल गए प्रोटेस्ट में कि नहीं, हमें नहीं बनना इस असेंबली का पार्ट जहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेशन ही इक्वल नहीं है एंड आवर प्रॉब्लम्स आर नॉट बीइंग हर्ड, सुन ही नहीं रहे, प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं हो रही, तो हम इस असेंबली का पार्ट नहीं बनेंगे एंड दे मूव्ड आउट ऑफ द असेंबली। अब ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने सोचा कि हम एक तरीके से पूरे के पूरे जो फ्रेंच नेशन है, पूरा का पूरा जो फ्रांस है, उसके हम लोग ही एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो 20 जून को वो सारे के सारे असेंबल हो गए। कहाँ पे? एक टेनिस कोर्ट है इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेज, इंडोर टेनिस कोर्ट, वहां पे ये लोग सारे के सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने बोला कि हम लोग हैं नेशनल असेंबली, हम हैं नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल नहीं बोला इन्होंने, क्या बोला? नेशनल असेंबली है, हमने ये असेंबली है, पूरी कंट्री की असेंबली है। और इन्होंने एक तरीके से प्लेज ले ली कि हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये मतलब प्रोविजन होगा कि जो मोनार्क है उसके पावर थोड़े लिमिटेड होंगे। ठीक है, so that means now here we see the big change. समवेयर देखेंगे कि इसी के कारण लोग जो है वहां से निकल गए। और ये जो पूरा इंसिडेंट है इसको बोला जाता है द टेनिस कोर्ट ओथ, क्योंकि टेनिस कोर्ट में इन लोगों ने प्लेज जैसे ली थी कि हम जो है फ्रांस के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें मोनार्की के पावर्स लिमिटेड है। ठीक है, ये तो हो गए थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव। पर इस मूवमेंट में कुछ जो है फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। दे वर समवेयर दीज पीपल हु थॉट कि असली में थर्ड स्टेट के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, उनके साथ जो है वो जिस टाइप का ट्रीटमेंट होता है, जिस टाइप का उनको कंट्री में जो उनकी पोजीशन है वो सही नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए, इनकी कंडीशन इम्प्रूव होनी चाहिए, उनको सही से बेसिकली उनके साथ भी इम्पोर्टेंट, उनको भी स्टेटस मिलना चाहिए, इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलनी चाहिए एंड उनकी कंडीशन जो इम्प्रूव होनी चाहिए सोसाइटी में भी और वैसे बाकी चीजों में भी, पॉलिटिकली भी एंड अदरवाइज ऑल्सो। सो बेसिकली वो चाहते थे कि जो थर्ड स्टेट है उनके साथ जो गलत हो रहा है उसमें हम भी उनके साथ। स्पेसिफिकली अगर हम दो का नाम लें तो एक है मिराबियू और एक है एबेसिस। तो मिराबियू जो है वो एक नोबल फैमिली में नोबल फैमिली के थे। ही टुक बर्थ इन अ नोबल फैमिली एंड बट ही वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी विद फ्यूडल प्रिविलेज। जबकि खुद सोचो वो नोबल फैमिली के थे, बट ही थॉट कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अब सोसाइटी जिसमें ये फ्यूडल प्रिविलेज है, यानी कि कुछ लोगों को जो एक्स्ट्रा टैक्सेस मिलते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और बहुत सारी जो थर्ड स्टेट है उनको एक्स्ट्रा
काम करने पड़ते हैं, उनको फ्यूडल ड्यूज देने पड़ते हैं, टैक्सेस देने पड़ते हैं, जो काम देने पड़ते हैं, वो सब नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने एक जर्नल लेके आए वो, और बहुत पावरफुल स्पीचेस देते थे वो वर्सेल्स में, ठीक है। तो उनकी जो स्पीचेस थी ना, उससे लोग एकदम समवेयर बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते थे कि हाँ, ही इज सेइंग द करेक्ट थिंग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पर्सन है एबेसियस, ये बेसिकली ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे, और इन्होंने एक पैम्फलेट लिखी थी, ठीक है। और इस पैम्फलेट में क्या लिखा था इन्होंने, मतलब इस पैम्फलेट का टाइटल था व्हाट इज थर्ड एस्टेट, कि थर्ड एस्टेट है क्या, थर्ड एस्टेट के लोग रहते कैसे हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी चीज, ठीक है। ये तो एक साइड पे हो रहा था कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि हम फ्रांस में एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज लेके आए, ठीक है। बट इसके साथ साथ और क्या हो रहा है, अगेन हियर वी शुड अंडरस्टैंड कि बाकी जो एरियाज है वहां पे भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं रेस्ट ऑफ फ्रांस में। तो ये देख लेते हैं कि रेस्ट ऑफ फ्रांस में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। इधर तो नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सेल्स में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, नया टाइप ऑफ कि हमें गवर्नमेंट दूसरी चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स, मोनार्क के पावर कम करो, गवर्नेंस चेंज करो, ये सारी चीजें। और इसी टाइम पे बाकी जो फ्रांस है उसमें हो रही थी प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज थी कि उस साल बहुत ठंड पड़ी थी वहां पे, जिसके कारण हार्वेस्ट जो है खराब हो गए। अब क्योंकि हार्वेस्ट खराब हो गए तो क्या हुआ, ब्रेड के जो प्राइस है वो बढ़ गए, ठीक है। एक तो ब्रेड के प्राइस बढ़ गए, खाने की कमी है, हार्वेस्ट नहीं, ऊपर से जो बेकर्स है ना, वो इस सिचुएशन का बहुत फायदा उठा रहे थे। वो क्या कर रहे थे, सामान को होल्ड कर रहे थे, सप्लाई कि बेच नहीं रहे थे, वो सोच रहे थे जब और प्राइस बढ़ेंगे ना तब बेचेंगे। तो लंबी लंबी लाइनों में जो विमेन है वो खड़ी रहती थी, ताकि वो भाई उधर से बेकरी से ब्रेड वगैरह खरीद सके। और लास्ट में जब मना कर देते थे ये जो बेकर्स और जिन मतलब जो मेन इस शॉप्स वगैरह के जो ओनर्स वगैरह थे और बेकर्स, सो इस हाँ बेकरी के आगे जो बेकरी वाले अगर मना कर देते थे तो विमेन को अब बेसिकली बहुत ज्यादा उनको दे वर इन रियली यू कैन से प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, इरिटेटेड हो गए थे, गुस्सा आ रहा था, दे वर एंग्री, दे वर एजिटेटेड। तो ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया, एक इधर तो उनको गुस्सा आ रहा था और ये एकदम उनके शॉप्स के अराउंड क्राउडेड एंग्री पोजीशन में वहां पे मतलब एकदम गुस्से में उनके जो बेकरी है उनको समवेयर पूरा का पूरा चारों ओर से घेर जैसे लिया था। उसी टाइम पे क्या हुआ, और ये वाला जो इसको बेसिकली बोलते हैं कि विमेन ने प्रोटेस्ट किया था रिगार्डिंग द ब्रेड, ठीक है। तो समटाइम्स ब्रेड मार्च आल्सो इट इज कॉल्ड। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। इसी टाइम पे किंग्स ने सोचा सिचुएशन खराब हो रही है, तो उसने अपने ट्रूप्स को बोला कि गो ऑल ऑफ यू शुड बी स्टेशन इन पेरिस। 14 जुलाई जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, बेस्टाइल जो प्रिजन थी जिसको लोगों ने तोड़फोड़ दिया था, वो फाइनली इंसिडेंट हुआ। इफ यू ऑल रिमेम्बर, लोगों एक तो ये राजा ने ट्रूप भेजे थे पेरिस में, फिर एक र्यूमर स्प्रेड हो गया था कि राजा ने ऑर्डर किया है कि सिटीजन्स को, जो भी कॉमन लोग हैं उन पे फायर कर देना, और जो लोग हैं एकदम गुस्सा हो गए थे और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ दी थी आर्म्स और एम्यूनिशन के लिए। और फिर फाइनली उन्होंने बेस्टाइल जो है वो एकदम तहस नहस कर दिया था, और जिससे अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1789। ओके, so here we see that the main incident that we consider was the beginning of France had basically this situations in background, जिसके कारण ये finally event जो है ये start हो गया रेवोल्यूशन। ये तो हो रहा था बेसिकली पेरिस के अराउंड एरिया में। कंट्री साइड यानी कि ये जो गांव वाली एरिया है, यहाँ पे भी कुछ र्यूमर स्प्रेड हो गए। क्या र्यूमर स्प्रेड हुए, मतलब विलेज से विलेज स्प्रेड हो गए कि जो लॉर्ड्स ऑफ दी मैनर है, लॉर्ड्स ऑफ दी मैनर का मतलब क्या, बेसिकली जो बड़े बड़े एस्टेट के जो मालिक हैं, जिनके पास बड़े बड़े लैंड्स हैं,
इन्होंने है ना बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स को हायर किया, मतलब थोड़ा सा जो मतलब वायलेंट ग्रुप काइंड ऑफ हायर्ड, यू कैन से गुंडे टाइप जो लोग होते हैं, ठीक है, और समवेयर पीपल हु आर नाउ रेडी टू अटैक। तो अगेन कंट्री साइड में भी ये र्यूमर स्प्रेड हो गई कि इन लोगों ने हायर किया है कुछ लोगों को कि जो पेजेंट्स हैं उनके राइप क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जैसे ये र्यूमर आया, अगेन जो कॉमन लोग हैं उनको समझ नहीं आया क्या करे, गुस्से में भी थे, डर भी था, तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से जो भी उनके पास इक्विपमेंट्स थे, चाहे होस थे, चाहे पिच फॉक्स जिससे कि लोग फार्मिंग वगैरह करते हैं, मिट्टी मिट्टी खोदते हैं या प्लोइंग करते हैं, वो सारी चीजें जो भी इनके पास थे, होस थे, पिच फॉक्स थे, वो सब लेके वो लोग अटैक करने के लिए कहाँ गए, जो कैसल्स थे इन नोबल मैन के, कि आप मतलब बिकॉज दे थॉट कि इन लोगों ने लोगों को भेजा इनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने, तो ये लोग चले गए इनके मैंशंस और इनके जो कैसल वगैरह है, बड़े घर बंगलो, उनको डिस्ट्रॉय करने। और उसके बाद इनके लैंड पे जितने भी इनके एरिया में जो होर्डेड ग्रेन्स थे, इकट्ठे हुए ग्रेन्स थे, उनको इन्होंने लूट लिया। फिर जो डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें भाई सारे रिकॉर्ड्स थे कि किस पेजेंट को क्या पैसे देने हैं या कितना टैक्स देना है, ये सारी चीजें जो थी मेमोरियल ड्यूज, उसको उन्होंने जला दिया उन डॉक्यूमेंट्स को। तो मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई कि नोबल्स जो है ना वो डर गए, तो वो सारे अपने घर वर छोड़ के और है ना पास की नेबरिंग कंट्रीज में ही भाग गए। उनको लगा कि अब जो ये लोग हैं इतना गुस्सा हो गए हैं और ऐसे अटैक करने आए हैं, और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थे नंबर में और ऐसे अटैक करे हैं, तो दे गॉट स्केयर्ड कि होर्डिंग ये जितने भी ग्रेन्स वगैरह हैं इनको ये लोग लूट रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स को जला रहे हैं, दे आर एंग्री, दे आर कैरिंग देयर agriculture equipments and tools, so they got scared and they finally migrated to the neighboring countries because they fled from their homes and they thought it will be better to go to some other countries, so they migrated to the neighboring countries, ठीक है। अब क्या हुआ, जब राजा ने when the monarch saw the situation, he thought कि ये तो सिचुएशन जो है ये बहुत ज्यादा टेंस हो गई है, नोबल्स पे इस तरीके से अटैक कर रहे हैं, एंड देन जो नोबल्स है फाइनली वो छोड़ छोड़ के कंट्री जा रहे हैं। सो व्हेन फाइनली द मोनार्क सॉ एंड फेस्ड बेसिकली कि अब जो है सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, so faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers from now on be checked by Constitution. अब राजा को पता चल गया सिचुएशन ऐसी हो गई है और कोई मेरे पास चारा नहीं है, लोग बहुत गुस्सा है, रिवोल्ट कर रहे हैं, और समवेयर अब लोग ऐसे मानेंगे नहीं बिकॉज दे आर नॉट इन अ समवेयर, ऐसे वो लोग अब लग नहीं रहा उनको देख के कि वो बिना अपने बात को प्रूफ किए और बिना अपनी बात जो उनके मेन एम है उनको कंप्लीट किए बिना मानेंगे। तो लुई 16 ने ये मान लिया, ठीक है नेशनल असेंबली को मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ, जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मानूंगा, जो पावर है वो लिमिटेड हो जाएंगे, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के पास मेन पावर होंगे और राजा के पास थोड़े पावर्स होंगे। सो फाइनली रिमेंबर द डेट on night of 4th August 1789, okay, 4th August 1789 the assembly passed a law जिसमें फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन और टैक्सेस जो हैं उनको हटा दिया, ओके। 4th August 1789, आई रिपीट, इस दिन क्या हुआ था, असेंबली ने ये डिक्लेयर किया, एक लॉ पास किया कि हम फ्यूडल ड्यूज हटा देंगे, जो फ्यूडल टैक्स, फ्यूडल सिस्टम में एक्स्ट्रा टैक्सेस, ऑब्लिगेशन जो एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं वो नहीं देने हैं। अब क्लर्जी के मेंबर जो है उनको अपनी प्रिविलेजेस देनी पड़ेगी, टाइप्स जो है वो अबॉलिश है, वो जो 1/10 टैक्स है वो नहीं देंगे अब, और जो लैंड जो चर्च के पास है उसको अपने अंडर कर लिया गया, यानी गवर्नमेंट के अंडर, असेंबली के अंडर। और जब उसको कैलकुलेट किया गया, जस्ट इमेजिन, जब चर्च के जो लैंड कन्फिस्केट किया तो उसको कैलकुलेट किया तो उनकी वैल्यू अराउंड 2 बिलियन लिवरेज थी, 2 बिलियन लिवरेज। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट
After this will come a great change. हम in our next class we will study कि किस टाइप का अब गवर्नमेंट बनेगा. राजा ने मान लिया, ठीक है, उसकी रिस्ट्रिक्टेड पावर है, फ्यूडल टैक्सेस, प्रिविलेजेस ऑफ नोबल्स, क्लर्जी हट गए, टाइट्स हट गए, चर्च की प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो गई जिसकी वैल्यू कैलकुलेट की 2 बिलियन लिवरेज. अब तो गवर्नेंस कैसा होगा, सिस्टम कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसमें क्या सिस्टम होगा, दैट इज व्हाट वी विल बी स्टडिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास. बेसिकली हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइडेड होगा, कौन वोट कर सकते हैं, कौन वोट नहीं कर सकते हैं, और कितने हम बोल सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी थी या एग्जैक्ट डेमोक्रेसी नहीं थी. दैट इज व्हाट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास. So I think French Revolution का जो first part है, it must be very very clear to you people. If you have any doubt relating to the topic, come back with your problems and we'll solve the problem. Okay, so just give this portion a reading again so that if you have any doubt, we will sort it out. So now see you all in the next class.